In last video of class 10, we have studied about the condition of Europe in mid-18th century, and we have also seen how the European states were divided into different small ruling units like kingdoms, duchies, cantons, and there were no commonness and collective identities in the people of Europe. How Habsburg Empire was the patchwork of different regions and different people. What was the condition of landed aristocracy and system of land holdings? Emergence of commercial class due to industrialization. Now, in this video, we have to study about the economic liberalism. In last video, we have also read about the liberalism, meaning of liberalism, how liberalism derived from the Latin word liber, and mainly about the political liberalism. But in this video, mainly we have to study about the economic liberalism, or you can say liberalism in the economic sphere. In economic sphere, liberalism stood for freedom of market and abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capitals. 1789 के पहले फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की था, निरंकुश राजतंत्र था, और इस निरंकुश राजतंत्र के दौरान मार्केट पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे थे, मार्केट पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। नए जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थे, कमर्शियल क्लास थे, उनका यह डिमांड था कि मार्केट पर लगे हुए इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया जाए, मार्केट पर लगे हुए इन प्रतिबंधों को हटाया जाए। दूसरा, ठीक उसी तरह जिस तरह मार्केट पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस और प्रतिबंध लगे हुए थे, ठीक उसी तरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या कैपिटल के मूवमेंट पर भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। इसके बारे में डिटेल हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस थे। इन रिस्ट्रिक्शंस के भी एबोलिशन की डिमांड मिडिल क्लास के द्वारा, इमर्जिंग मिडिल क्लास के द्वारा की जा रही थी। अब इन दोनों को ठीक करने के लिए या इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्ट किए, उन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अंतर्गत ही 39 डिफरेंट जर्मन स्टेट्स को मिलाकर और एक कन्फेडरेशन बनाया गया। 39 जर्मन स्टेट्स को मिलाकर एक कन्फेडरेशन बनाया गया। इन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ये फ्रीडम ऑफ मार्केट के लिए और स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया। इस ऑल द स्टेट्स और जो भी 39 स्टेट्स इस कन्फेडरेशन में शामिल किए गए, इन 39 स्टेट्स के अपने अलग अलग करेंसीज थे, अलग अलग वेट एंड मेजर्स थे। करेंसीज भी इन 39 स्टेट्स के अलग अलग थे और वेट एंड मेजर्स भी अलग अलग थे। अब इसको इजिली अगर हम समझ सकते हैं तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम समझेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा हम उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में समझेंगे। जैसे 1813 में अगर एक मर्चेंट हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग दो रीजन्स हैं। हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग दो रीजन्स हैं।
अगर कोई व्यक्ति, कोई मर्चेंट्स 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अपने गुड्स के साथ जाता था, तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के बीच इसे 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना होता था। हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते हुए इस मर्चेंट को 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करना होता था और हर कस्टम बैरियर्स पर अपने गुड्स के वैल्यू का 5% इसे कस्टम ड्यूटीज के रूप में देना होता था। अब ड्यूटीज की बात रही, ये कस्टम ड्यूटीज कैलकुलेट कैसे किए जाते थे, कैसे इम्पोज किए जाते थे, तो हर रीजन्स के, जैसा कि पहले भी कन्फेडरेशन के स्टेट्स के बारे में हमने बताया कि कन्फेडरेशन के जो स्टेट्स थे, हर स्टेट जो 39 स्टेट कंबाइन किए गए थे उस कन्फेडरेशन में, सबों का अपना अलग वेट एंड मेजर्स था और अपना वेट एंड मेजर्स था और अपनी करेंसीज थी। तो हर स्टेट जो था अपने वेट एंड मेजर्स के अनुसार गुड्स का वेट और मेजर करता था, फिर गुड्स की वैल्यू निकालता था, कॉस्ट निकालता था और फिर उस अपने वेट और मेजर्स के अनुसार उस पर टैक्स कैलकुलेट करता था। तो 11 कस्टम बैरियर पर सिर्फ 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करने में सिर्फ इन्हें इकोनॉमिकल लॉस ही नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो होता था, टैक्स का कैलकुलेशन जो होता था, वेट एंड मेजर, अपने रीजन के वेट एंड मेजर्स के अनुसार टैक्स का कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता था। तो इस तरह से मर्चेंट्स जो इस समय गुड्स को लेकर एक रीजन से दूसरे रीजन गुड्स सेल करने जाते थे, उन्हें दोनों लॉस उठाना पड़ता था। एक तरफ इकोनॉमिक लॉस तो दूसरी तरफ लॉस ऑफ टाइम भी इन्हें होता था, समय की भी हानि उठानी पड़ती थी। एक एग्जाम्पल के द्वारा वेट और मेजर्स के वेरिएशन को अगर हम समझते हैं तो इस एग्जाम्पल के द्वारा इजिली वेट और मेजर के वेरिएशन को हम समझते हैं। जैसे क्लॉथ, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ के मेजरमेंट की यूनिट की बात हम करते हैं तो इसकी यूनिट जो थी ELLE, इसकी यूनिट LA थी। क्लॉथ को मेजर करने की यूनिट LA थी। अब किस तरह इस LA की लेंथ जो थी डिफरेंट रीजन में किस तरह वैरी करता था, तो फ्रैंकफर्ट में लेते हैं हम। फ्रैंकफर्ट में इसकी जो लेंथ थी 54.7 सेंटीमीटर थी। उसी तरह फ्रैंकफर्ट में 54.7 थी, तो मेंज में इसकी लेंथ जो थी वह 55.1 cm थी, 55.1 cm थी। देखिए दो रीजन में किस तरह वेरिएशन आया। एक रीजन ये फ्रैंकफर्ट है, तो फ्रैंकफर्ट में 1 LA की लंबाई 54.7 सेंटीमीटर थी, तो दूसरी तरफ मेंज आ जाइए तो ये 55.1 cm थी। ये न्यूरेमबर्ग में जब हम पहुंचते हैं, न्यूरेमबर्ग में देखते हैं, न्यूरेमबर्ग तो 65.5 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में इसकी हाइट 65.5 नहीं, सॉरी 6 cm। दूसरी तरफ हेरीबर्ग में हम देखते हैं, हेरीबर्ग में जो इसकी हाइट लेंथ थी वह 53.5 cm थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से वेट और मेजर की एक छोटे से एग्जांपल लिया हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ का। तो उस समय मेजरमेंट ऑफ लेंथ जैसे क्लॉथ मेजरमेंट का लिया हमने या मेजरमेंट ऑफ लेंथ को लिया, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ का यूनिट LA था और इस LA के लेंथ में किस तरह की वेरिएशंस थे ये आपने देखे कि फ्रैंकफर्ट में इसकी लंबाई 54.7 थी, मेंज में इसकी लेंथ 55.1 cm था, न्यूरेमबर्ग में इसका लेंथ 65.6 cm था, तो फेरीबर्ग में इसका लेंथ 53.5 सेंटीमीटर था। इस तरह से वेरिएशंस थे
लेंथ में, उसी तरह से वेट के मेजरमेंट में भी वेरिएशंस थे. वी हैव सीन द वेरिएशंस इन द वेट एंड मेजर्स और ऑल्सो द restrictions on markets and goods and capital. Such conditions were viewed as obstacle of economic exchange and growth by the new commercial class. ये जो नए कॉमर्शियल क्लास जो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डेवलप हुए थे सोसाइटी में, इस समय ऊपर जिन कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि मार्केट के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस के बारे, गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट के बारे में पढ़ा, फिर वेट और मेजर्स के वेरिएशंस के बारे में हमने पढ़ा. इनको ये जो न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास थे या कॉमर्शियल क्लास थे, ये इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टैकल के रूप में देखा करते थे. इनका यह मानना था कि जो इकोनॉमिक एक्सचेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में ये बाधा के रूप में है, और इसलिए ये आर्गुमेंट्स दे रहे थे, ये बार बार डिमांड कर रहे थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का क्रिएशन हो, जिसमें गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट अनहिंडर्ड हो सके, यानी कि गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट बाधा रहित हो सके. गुड्स और कैपिटल और साथ ही पीपुल के मूवमेंट पर किसी तरह की बाधा नहीं हो, ऐसे इकोनॉमिक क्षेत्र की, ऐसे आर्थिक क्षेत्र के निर्माण का ये डिमांड कर रहे थे. अब इस कंडीशन में 1834 में इनिशिएटिव लिया गया. 1834 में इनिशिएटिव लिया गया प्रूसिया के द्वारा, बाई प्रूसिया के द्वारा 1834 में इनिशिएटिव लिया गया, और प्रूसिया के द्वारा इस इनिशिएटिव के दौरान ज़ोल्वेराइन का फॉर्मेशन हुआ. दैट मीन्स इन 1834 a custom union or Zollverein was formed in initiative of Prussia. Zollverein की अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो Zollverein क्या था? तो Zollverein was a custom union formed among the German states. जर्मन स्टेट्स के अंदर बनाया गया एक कस्टम यूनियन था, और इसी कस्टम यूनियन को Zollverein का है. इज इट क्लियर? Zollverein इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय Zollverein? हु फॉर्म्ड Zollverein? in whose initiative Zollverein was formed? अब Zollverein जो फॉर्म हुआ या कस्टम यूनियन जो फॉर्म हुआ, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इट एबोलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स. ये Zollverein और कस्टम यूनियन फर्स्ट जो इनिशिएटिव लिया, इट abolished tariff barrier, यानी कि वाइड टैरिफ बैरियर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम क्रॉस करते थे तो जो टैरिफ बैरियर्स जो थे, इन सारे टैरिफ बैरियर्स को, यानी कि स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को इसने हटा दिया. और दूसरा इसने क्या किया कि जितने भी जर्मन स्टेट्स इस Zollverein या कस्टम यूनियन में शामिल हुए थे, उन स्टेट्स के पहले से नंबर ऑफ करेंसीज की संख्या जो थी 30 थी, और उस 30 नंबर ऑफ करेंसीज की संख्या को रिड्यूस करके 2 पे लाया गया. यानी कि कस्टम यूनियन में शामिल देशों के नंबर ऑफ करेंसीज की भी संख्या हटा दी गई और 30 से इसे 2 पर लाया गया. अब हमने ये जो देखा, इस तरह के कंडीशंस को जो देखा, इससे ये हमने देखा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक वेव उठी. इकोनॉमिक स्फीयर में जो ये रिफॉर्म्स लाए गए, इससे इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक वेव क्रिएट हुई. और इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो वेव थी, उसने उस समय जन्म ले रहे, यूरोप में जन्म ले रहे जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म थी, उसको काफी मजबूत बनाया, उसको काफी स्ट्रेंथ दिया. नाउ वी हैव टू स्टडी द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. 1815 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी यूरोप में और फ्रांस में,
और वो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स था, वो जो महत्वपूर्ण घटना था, वह थी डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन की पराजय हुई 1815 में। याद होगा कि 1789 से पहले फ्रांस की कंडीशन क्या थी, फिर 1789 रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस की कंडीशन क्या हुई। फिर हम लोगों ने ये देखा कि नेपोलियन फ्रांस का शासक बना, फिर से उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, मोनार्की को एस्टैब्लिश किया, और फिर 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोपियन स्टेट जो था कंजर्वेटिज्म के आइडिया के तरफ खींचना शुरू हुआ, कंजर्वेटिज्म के आइडिया की तरफ प्रेरित होना शुरू हुआ। और इनका यह मानना था कि सोसाइटी के जो स्टेट और सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब स्टेट्स के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वो कौन है, तो उसके एग्जाम्पल के रूप में आप ये जानिए कि स्टेट के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मोनार्की थे, चर्च थे, सोशल हायरार्कीज थे, प्रॉपर्टीज थे और फैमिली थे। इन्हीं सभी को स्टेट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस कहा जा रहा है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कहा जा रहा है। और इनका यह मानना था कि यह ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि कंजर्वेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव्स ऐसा नहीं चाहते थे कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज में, यानी कि 1789 के पहले के कंडीशन में फिर फ्रांस को ले जाया जाए, यानी कि कंप्लीटली कंजर्वेटिव, फिर से ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ऑटोक्रेटिक मोनार्की तो एस्टैब्लिश्ड हो, लेकिन प्री रेवोल्यूशनरी डेज में फ्रांस को 1789 रेवोल्यूशन के पहले के कंडीशन में ले जाने के ये पक्षधर कंजर्वेटिव्स नहीं थे। इनका मानना था कि नेपोलियन के द्वारा जो बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनका मानना था कि इससे स्टेट एस्टैब्लिश जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बल मिलेगा, न कि उसको किसी तरह से हानि होगी। और इसलिए ऐसे रिफॉर्म्स को ये कंटिन्यू रखना चाहते थे। उन रिफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स के रूप में आप ले सकते हो, जैसे मॉडर्नाइजेशन को ले सकते हो, फिर मॉडर्नाइजेशन को ले सकते हो। और इस मॉडर्नाइजेशन के बारे में इनका मानना था कि इससे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, न कि उसमें किसी तरह की कमी आएगी। इसके अतिरिक्त मॉडर्न आर्मी, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ने एस्टैब्लिश किया था, डायनेमिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्फडम, ये सारे जो रिफॉर्म्स नेपोलियन के द्वारा लाए गए थे, इन सारे रिफॉर्म को ये कंजर्वेटिव्स कंटिन्यू रखना चाहते थे। अब जब 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई, तो जिन कंट्रीज, नेपोलियन किसी एक कंट्री के द्वारा पराजित नहीं हुआ, किसी एक स्टेट ने उसे पराजित नहीं किया, उस स्टेट का एक ग्रुप बना जिसने नेपोलियन को पराजित किया, जिसने नेपोलियन को डिफीट किया। जानते हैं कि वाटरलू के बैटल में इसको पराजित किया गया था। तो 1815 में ये यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, 1815 में नेपोलियन को जिन लोगों ने कंबाइंडली डिफीट किया, कंबाइंडली मिलकर पराजित किया, वो यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जाने गए। और इसमें मेनली ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया आता है। ये सभी वियना नामक जगह पर एकत्र हुए। 1815 में ये सभी वियना नामक जगह पर एकत्र हुए। वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का होस्ट जो था, इस सम्मेलन का आतिथ्य जो था, होस्टिंग जो था, वह ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया। इस कांग्रेस ने 1815 में एक ट्रीटी किया और इस ट्रीटी के माध्यम से इस ट्रीटी को वियना कांग्रेस के नाम से जाना गया या वियना ट्रीटी ऑफ 1815 के नाम से जाना गया। इस ट्रीटी में का मुख्य उद्देश्य जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, तो फ्रांस, नेपोलियन के शासन में फ्रांस के सीमाओं में मुख्य रूप से जितने भी परिवर्तन थे उन सभी परिवर्तन को समाप्त कर देना इसकी मुख्य उद्देश्य थी। और इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर
इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर वियना सम्मेलन किया गया, वियना ट्रीटी किया गया। अब इसमें मेन डिसीजंस क्या लिए गए, तो बर्बन डायनेस्टी, बर्बन राजवंश, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के दौरान डिस्पोज किया गया था, शासन से हटाया गया था, उसे पुनः रीएस्टैब्लिश कर दिया गया, रीस्टोर कर दिया गया। फ्रांस के चारों तरफ, फ्रांस स्टेट के चारों तरफ शक्तिशाली स्टेट की मजबूत स्टेट्स बना दिए गए इसके चारों तरफ के बाउंड्रीज पर, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्रांस के फ्यूचर एक्सपेंशन को रोका जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नीदरलैंड किंगडम को, नीदरलैंड के साथ बेल्जियम को मिलाया गया और नॉर्थ में एक शक्तिशाली स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। जेनेवा को पीडमोंट के साथ जोड़ दिया गया और साउथ में एक शक्तिशाली, साउथ बाउंड्री पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट एस्टैब्लिश किया गया। प्रुसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर पर, प्रुसिया को नए टेरिटोरीज दिए गए। दूसरी तरफ रशिया को भी पोलैंड का पार्ट दिया गया। उसी तरह जर्मन को, जर्मन कन्फेडरेशन, लेकिन ये सारे चेंजेस हुए, लेकिन 39 स्टेट का जो जर्मन कन्फेडरेशन था नेपोलियन का, उसे अनटच रखा गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मेन